नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। जज की कुर्सी से इस्तीफा देकर देवास लोकसभा सीट से भारत की संसद तक पहुंचे महेंद्र सिंह सोलंकी यूं तो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन आपको बता दें कि श्री सोलंकी एक बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो बताते हैं कि उनकी कामयाबी के पीछे कड़ा परिश्रम, माँ बाप का आशीर्वाद और शुभ चिंतकों का बड़ा सहयोग रहा है। श्री सोलंकी आज भोपाल के दौरे पर थे। इसी बीच वो प्रदेश जनवार्ता कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे प्रदेश जनवार्ता के प्रधान संपादक मोहम्मद यूसुफ ने खास बातचीत की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता। इस कार्यक्रम की शुरुआत में एक शेर से करना चाहूँगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। शायर का ये शेर शायद इस शख्सियत पर बिल्कुल सटीक बैठता है जिससे आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। जी हाँ, आप हैं देवास संसदीय क्षेत्र से रिकॉर्ड मतों से जीतकर संसद तक पहुँचे महेंद्र सिंह सोलंकी। महेंद्र सिंह सोलंकी जी, आपका प्रदेश जनवार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र सिंह सोलंकी जी, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि आप राजनीति में आए तो इससे पहले आपसे पहले कोई आपके परिवार में राजनीति में था या वर्तमान में कोई है? नहीं, मेरे परिवार से राजनीति में कभी भी कोई व्यक्ति नहीं रहे और ना ही वर्तमान में हैं और ना ही भविष्य में होंगे। आपके परिवार के लोग जो हैं उन्होंने कभी सोचा था कि आप राजनीति में इस तरह एंट्री मारेंगे? नहीं, मेरे परिवार में कभी किसी व्यक्ति ने इस बात के लिए न तो मुझे कोई सुझाव दिया और ना ही उन्होंने कभी इस बारे में सोचा था कि मैं राजनीति में प्रवेश करूंगा और इस तरह से चुनाव लड़कर और मुख्य धारा से जुड़ूंगा राजनीति। क्या ये सही है कि आप शुरू से ही स्टूडेंट लाइफ से बीजेपी और संघ के कार्यकर्ता रहे और इनके लिए कर्मठता से आपने काम किया है? हाँ, मैं 1999 से संघ से जुड़ा हुआ रहा, संघ की शाखाओं में लगातार जाता रहा और उसके बाद 2003 के बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम किया और भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए वहाँ पे मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता बतौर जो भी अपना योगदान दे सकता था वो मैंने दिया और लगातार संघ से जुड़ा हुआ। अच्छा, जुड़े होने के बावजूद भी उस वक्त आपको वो ऊंचाई नहीं मिली जो जिसकी आपको दरकार थी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा और कार्य के आधार पर कोई भी पद दिया जाता है। उस समय जितना मैंने कार्य किया था उस हिसाब से मैं जो राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे जो समाज में सम्मान मिलता था वो पर्याप्त था। अच्छा, आपका सफ़र बड़ा ही अनोखा रहा है। राजनीति में आने से पहले देवास कोर्ट में ही आपने वकालत की और उसके बाद आप फिर जुडिशली में आ गए। इत्तेफाक से आपने एग्ज़ाम दिया, उस फेस किया और आप सिलेक्ट हो गए। 10 साल तक आपने जुडिशली में बिताए और उसके बाद फिर आप वहाँ से उस पद को छोड़कर आप जो है राजनीति में आने का क्या कारण रहा? देखिए, मेरे मन में, मैं चूँकि शुरू में राजनीतिक कार्यकर्ता था, तो मेरे मन में देश के प्रति कार्य करने का जज्बा था। राष्ट्र निर्माण में मैं अपनी भूमिका निभाना चाहता था। क्योंकि जज के रूप में भी मैं अपनी भूमिका निभा रहा था, मगर मेरा दायरा वहाँ पर सीमित था। मैं एक बड़े स्कोप में आकर काम करना चाहता था, तो राजनीति क्षेत्र में मुझे वो संभावनाएं दिखाई दी, इसलिए मैंने उस नौकरी को छोड़ के राजनीति में प्रवेश किया, चुनाव लड़ा और इस पद पर कार्य करने के लिए आगे बढ़ा। आप अभी तक एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर रहे थे, फिर भी अचानक राजनीति में आने का क्या कारण? मैंने जैसा पहले भी आपको बताया कि राष्ट्र निर्माण में मैं अपनी भूमिका मुख्य धारा में आकर निभाना चाहता था, तो उसके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म तलाश कर रहा था। जब मुझे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, नरेंद्र मोदी जी की ओर से आह्वान हुआ कि क्या आप नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ सकते हो, तो मैंने उनके आह्वान को सहर्ष स्वीकार किया और नौकरी को छोड़ के और मैं चुनाव लड़ने आ गया, मुख्य धारा से जुड़ गया राजनीति की। आपके इस कदम से कई लोगों ने आपको समझाया भी कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर पहुंच चुके हैं और अब आप ऐसा ना करें, ऐसा रिस्क ना लें, आप ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि आगे भविष्य में कोई तकलीफ़ आपको आ जाए। तो लेकिन आपने उन सब बातों को डिनाई करते हुए, किसी की बात को आपने
नहीं माना, बल्कि सहजता से उसको समझा दिया कि मैं इसके अंदर बहुत ही आगे बढ़ चुका हूँ और मैं इसके अंदर अपना भविष्य आजमाना चाहता हूँ। तो वो कौन सा विश्वास या कौन सा आत्मविश्वास था जिसकी वजह से आप इस कदम को आपने उठाया और आप कामयाब भी रहे? देखिए, विश्वास तो एक ही था कि राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहता था। मैं राष्ट्रवादी हूँ, देशभक्त हूँ, और मेरा ऐसा मानना था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक अवसर दिया जा रहा है कि मैं राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकूं, मुख्य धारा में आ सकूं, तो मैं उस अवसर को छोड़ना नहीं चाहता था। जिन लोगों ने मुझे समझाया वो लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मेरे बारे में चिंता करते हैं। उन लोगों को चिंता थी कि मैं एक अच्छे पद पर बैठा हुआ हूँ, इसके बावजूद में मैं इतनी बड़ी रिस्क लेकर और चुनाव लड़ने क्यों जा रहा हूँ। लेकिन मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था, क्योंकि मैं एक बात जानता था कि मैं अपने आप को देश के बाद रखता हूँ। मेरे लिए जो भी है वो पहले राष्ट्र है, मेरे लिए जो भी है पहले देश है, इसके बाद महेंद्र सोलंकी है। इसलिए मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। मेरे मन में केवल इतना था कि चुनाव का परिणाम जो भी हो, लेकिन शायद मेरे राजनीति में प्रवेश करने से मेरे को एक ऐसी भूमिका मिलेगी जिससे मैं राष्ट्र निर्माण में अपना किरदार सकारात्मक रूप से निभा सकूँ। बड़ी बात है कि आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 10 साल तक जुडिशली में रहे, और जुडिशली के अंदर कभी भी राजनीति और जुडिशली का बिल्कुल दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है, और कभी भी जनता से जुडिशली का जुड़ाव नहीं हो सकता अगर अपन इस बात पे ध्यान दें। लेकिन आपने एक ऐसा इतिहास रच दिया कि जब तक आपका टिकट नहीं हुआ, जब तक आप किसी को ये पता भी नहीं चला कि आप कोई चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने आप को वहाँ का सांसद का चुनाव लड़ने के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, कानो कान किसी को खबर नहीं हो पाई। और क्योंकि राजनीति में ऐसा होता है कि लगातार लोग कॉन्स्टिट्यूंसी में बने रहते हैं और लगातार लोग जो है वहाँ पर अपना वर्चस्व बनाते हैं, बात बनाते हैं, लोगों के सर्किल बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। लेकिन आपने बिना किसी नेटवर्क के इतने बड़ा कदम उठाया और आप सफल रहे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी है। देवास लोकसभा संसदीय क्षेत्र में महेंद्र सोलंकी का स्वयं व्यक्तिगत रूप से कोई नेटवर्क ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक नेटवर्क बहुत बड़ा है। वहाँ राष्ट्रवादियों की एक बहुत बड़ी टीम काम करती है। मेरे जाने के पहले वहाँ पर बूथ स्तर तक बहुत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा काम किया जा चुका था, और इस बात की मुझे पूरी जानकारी भी थी। जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से और नरेंद्र मोदी जी की ओर से आह्वान हुआ तो मैंने सहर्ष उस आह्वान को स्वीकार किया और नौकरी छोड़कर मैं चुनाव लड़ने चला गया, इस विश्वास के साथ कि भारतीय जनता पार्टी जो है संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी है, भीड़ के आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं है। तो मेरा पूरा विश्वास था कि मैं जब वहाँ पर जाऊँगा तो संगठन मुझे स्वीकार करेगा और चुनाव लड़वाएगा और मैं वहाँ पर विजय श्री भी प्राप्त करूँगा। अच्छा, जब आप चुनाव मैदान में आए तो निश्चित तौर पर आपने वहाँ की समस्याओं को लेकर एक कैलेंडर तैयार किया होगा, और प्रमुखता से जिन समस्याओं को आपने सोचा होगा कि इनको हल करना चाहिए, तो अभी आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप सबसे पहले हल करना चाहेंगे? देखिए, मैं देवास संसदीय क्षेत्र के बारे में आपको ये बता दूं कि वहाँ की 90% जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख जो समस्याएं हैं उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई के साधन, आधारभूत संरचनाएं हैं। उसी के संबंध में मैंने एक प्रोग्राम तैयार किया है और उसी पे मैं लगातार काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, आप राजनीति में आ ही गए हैं, संसद बन ही गए हैं, राजनीति में आपने अपना ही लिया है, तो आपसे एक ऐसा सवाल भी कर लेते हैं जो तीखा ज़रूर है लेकिन वक्त की मांग है। पिछले 5 साल में, क्योंकि आप अब मोदी सरकार का एक हिस्सा भी हैं, तो पिछले 5 साल में मोदी सरकार, बल्कि मोदी जी के ऊपर विपक्ष ने काफ़ी हमले किए और उनको हमेशा कटघरे में खड़ा किया, और लगातार जो है उनके ऊपर तरह तरह की चीज़ें, मतलब इल्ज़ाम लगाते रहे। पिछले 5 सालों में जो जुडिशली को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि आप जुडिशली से हैं, तो
पिछले 5 सालों के अंदर एक ऐसा भी वक्त आया था जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज निकल कर बाहर आए और उन्होंने कहा कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब क्योंकि आप जुडिशली से हैं, उसके बाद भी आप बीजेपी ज्वाइन करके और आप सांसद बने और मोदी सरकार का आप आज एक अंग है, हिस्सा है, तो आप क्या मानते हैं इस बात को? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण बाहर आए थे और उन्होंने इस तरह की बात की थी, वो उनके निजी विचार हो सकते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मामला है। उसमें मेरी बोलने की न तो कोई उम्र है न हैसियत है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मैं अपने विचारों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था और मुझे ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण में सबसे सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। उसी सकारात्मक भूमिका में मैं भी अपना योगदान प्रदान करना चाहता था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर मैं आया और चुनाव लड़के मैंने मुख्य धारा से जुड़ा। अच्छा, पिछले कार्यकाल में मोदी जी ने अल्पसंख्यकों के लिए कोई बहुत विशेष काम नहीं किया, ऐसा लोगों का कहना है। और बल्कि जहाँ तक मैं कहूँ कि कई लोगों ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय निशाने पर ही रहा। लेकिन इस बार जैसे ही मोदी जी ने शपथ ली और शपथ लेने के फ़ौरन बाद उन्होंने अल्पसंख्यकों को साधा और उनके लिए 1000 करोड़ की ग्रांट स्वीकृत की और उनके उत्थान के लिए उन्होंने जो है वो पैसा कहा कि इनके उत्थान और इनकी जो है विकास के लिए हम ये पैसा दे रहे हैं। तो ये मोदी जी का नज़रिया जो है बदला हुआ नज़रिया है या कि मतलब मोदी जी अल्पसंख्यक समुदाय को इस तरह साधना चाहते हैं? देखिए, मोदी जी की पिछली 5 वर्षों की सरकार है, उसमें भी कभी मोदी जी ने जाति, पंथ या धर्म के आधार पर कोई भी निर्णय नहीं लिया। उन्होंने बहुसंख्यकों के लिए यदि कोई योजना तैयार नहीं की तो उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए भी कोई योजना तैयार नहीं की। उनकी सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। उन्होंने जो भी योजनाएं तैयार की वो भारत के नागरिकों के लिए तैयार की, उसमें बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक सभी प्रकार का वर्ग शामिल है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों ने एक ऐसा नकारात्मक वातावरण मोदी जी के खिलाफ तैयार कर दिया था पूरे देश में कि मोदी जी को उस वातावरण को तोड़ने के लिए कुछ नई योजनाओं को लाना पड़ा और कुछ नए स्टेप्स लेने पड़े। तो मतलब इस वक्त जो है वो हम ये मान के चलें कि सबका साथ सबके विकास के नारे पर ही सरकार का जो मूल मंत्र है वो चल रहा है। बिल्कुल, 5 साल जो सरकार मोदी जी की चली वो सबका साथ सबका विकास के साथ चली और अब जो 5 वर्ष सरकार चलेगी वो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इस मूल मंत्र के साथ चलेगी। इसीलिए मोदी जी जो है अल्पसंख्यकों के मन में जो भय था उस भय को निकालने के लिए वो कई योजनाओं पे काम कर रहे हैं। अच्छा, अंत में एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आपके परिवार में कितने लोग हैं? कौन कौन है आपके परिवार में? मम्मी पापा हैं मेरे परिवार में और मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, एक भाई है, भाई की पत्नी, बच्चे हैं। अच्छा, राजनीति में आने के लिए आपके परिवार में से एक आध किसी ने आपको कभी रोका कि नहीं ये फैसला सही नहीं है? नहीं, मेरे परिवार में मुझे राजनीति में प्रवेश करने से किसी भी व्यक्ति ने नहीं रोका, बल्कि मेरी पत्नी और मेरी माताजी ने मुझे अप्रिशिएट किया कि यदि आप नौकरी छोड़कर देश की सेवा करने जाना चाहते हो तो बिल्कुल जाइए, हम आपके साथ हैं और हम कंधे से कंधा मिला के आपका साथ देंगे। माताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। जिस दिन मैंने रिजाइन किया उस दिन भी मेरी माताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। ये मान के चलें कि ये जो ऊर्जा और ये शक्ति और ये जो आत्मविश्वास है आप अपने घर से ही लेकर चल रहे थे? हाँ, पूरे परिवार का चूँकि साथ था तो आत्मविश्वास आना स्वाभाविक था। मुझे लगता है कि ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न था जिससे कि आपके अंतरात्मा को एक मतलब भावुकता मिल रही है। चलिए, हमसे बात करने के लिए महेंद्र सोलंकी जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे महेंद्र सोलंकी जी जो कि देवास लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। आज भोपाल हमारे स्टूडियो में आए। हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।